वो देवताओं की चहेती थी। पुर इसरार सरगोशियां उसकी रहनुमा थी। उसकी आंखों में मौत की कड़कती बिजलियां पोशीदा थी। वो इंतकाम की आग में जल रही थी। उसके हाथ में जिंदगी की लकीर थी और ना मौत की। वो सांप से भी ज्यादा जहरीली थी। अपने दुश्मन की कटी हुई गर्दन देखना चाहती थी। पुर इसरार और शैतानी कुव्वतें उसकी राह में हायल थीं। पुर इसरार कुव्वतों की मालिक एक दो शीदा की हंगामों भरी दास्ताने अजीब दीद बान। आशना चेहरा बसूदिया का था। चंद्र मोहन के हमरा जो अजनबी था, वो अपने लिबास और वादा कता से कोई पिंडत मालूम होता था और उसके चेहरे पर बुढ़ापे के इसार थे। उस अजनबी का नाम वेकेश था और कोई जैसे मुझसे सरगोशियां कर रहा था। यही शख्स कोडक के राजभवन में ज्योतिषी है और ये बूढ़ा चंद्र मोहन के कर्तव्य देखकर उसे अपना गुरु मान चुका है। बसूदी और खुद राजा चकवीर भी चंद्र मोहन के मुतकिद हैं और चंद्र मोहन उससे पहले भी कोडक आता जाता रहा है और आबादी से दूर उसी मंदिर के एक हिस्से में ठहरता है जहां इस वक्त नजर आ रहा है। फिर सरगोशियां बंद हो गईं और उसी के साथ मंदिर भी बदल गया। अब मुझे एक मंदिर और पहाड़ी के दामन में बना हुआ दिखाई दे रहा था और उसी मंदिर के दरवाजे से मैंने लंगड़े बसूदिया को बाहर निकलते देखा। चंद्रमोहन का फ्रेम मुझ पर खुल गया और बंबई से वह मदारस नहीं कोडक गया था और सयान भी चंद्रमोहन ही के जरिए कोडक के राजा चकवीर का मेहमान बना होगा। और यह समझना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि कोडक में चंद्रमोहन की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि अय्यार अंग्रेज अंदर और बाहर दोनों की तरफ से चकवीर के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस का साबक सरबरा रॉबर्ट हिम बाहर और यानी मसूर में था और चंद्रमोहन अंदर घुस चुका था। उसे यह भी ज़ाहिर था कि साजिश के जाल बहुत दिन से बुने जा रहे हैं। चंद्रमोहन ने पहले ही से रियासत के दारुल हुकूमत मिडकेरी में अपने लिए फ़ज़ा हमवार कर ली थी और बम्बई आश्रम में चंद्रमोहन के जो चेले और दासियां रह गई थीं उन्हें दानिस्ता गलत सिमत सफ़र बताई गई थी। मैं जिस पुर इसरार तजर्बे से गुजर रही थी वो बरकरार था और वाज़े तौर पर मुझे यह महसूस हुआ जैसे वक़्त की गर्दश मुखालिफ सिमत में सफ़र कर रही है, मगर मकाम वही था यानी मिडकेरी का। और राजभवन शाम बयान ने मुझे लंगड़े बसूदिया के बारे में जहां तक बताया था, अब मैं उससे आगे का मंजर देख रही थी। मिडकेरी के राजभवन में दरबार लगा हुआ था और मुझे दो नए चेहरों की पहचान कराई गई और ये दोनों बूम्पा और लक्ष्मी नारायण थे और राजा चकवीर अभी दरबार में नहीं आया था। वजीर दफा और रियासत के फौज का कमांडर अन चीफ बूम्पा अपने करीब दूसरी कुर्सी पर बैठे वजीर लक्ष्मी नारायण से कह रहा था कि आज इस किस्से को खत्म कर देना चाहिए। बरहमन वजीर लक्ष्मी नारायण बोला, सबके सामने ठीक नहीं होगा और ये सभी की इज्जत का सवाल है। अच्छा पंडित जी, और उसके लिए कोई तदबीर करता हूँ। और ये कहकर उसने दरबार के खादम को बुलाया और तीसरी खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया कि यहाँ कौन सा बैठेंगे। मुझे नहीं मालूम हजूर, और महल से हुक्म दिया गया है और से सो ये कुर्सी यहाँ लगाई गई है, खादम ने बताया। और दरबार के दरोगा से कहो कि हमसे मिले, और बूम्पा ने खादम को हुक्म दिया। जरा ही देर बाद दरोगा आ गया और उसने एहतरामन बूम्पा के सामने दोनों हाथ जोड़े और कुछ हटकर खड़ा हो गया। ये नई कुर्सी यहाँ से हटवाइए, बूम्पा ने उसे हदायत की। जो हुक्म और कहकर दरोगा महल के अंदर चला गया और कुर्सी किसी ने नहीं हटाई। और फिर अंदर से लंगड़ा बसूदिया आया और दोनों वजीरों को नमस्कार करने के बहाने वो बड़ी संजीदगी से बोला, महाराज, अदी राजा जी के हुक्म से ये कुर्सी रखी गई है, हटाई नहीं जा सकती। और बूम्पा के चेहरे से गुस्सा ज़ाहिर होने लगा और उसने कहा, अगर ये कुर्सी यहाँ से नहीं हटेगी तो हम अपनी जगह से नहीं अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे और राजा जी के तशरीफ लाने के बाद गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और पहले ही जाके अर्ज कर दो। और लंगड़ा बसूदिया अंदर आ गया और जल्दी ही वापस आ गया और उसने कुर्सी को हटवा दिया। चकवीर आया और दरबार मामूल के मुताबिक ख़त्म हो गया और दरबार से उठकर अंदर जाते वक्त चकवीर ने हुक्म दिया कि दोनों वज़रा अंदर आकर उससे मिले। लक्ष्मी नारायण और भूपा अंदर पहुंचे तो राजा चकवीर सहन में ही खड़ा था और उसने दोनों वजीरों को वहीं रोक लिया। गजबनाक होकर उसने सख्त लहजे में भूपा से पूछा, हमारी सभा में कौन कहाँ बैठेगा? ये जिम्मेदारी आपकी है भूपा जी।
और बूंपा कुछ कहने ही वाला था कि उस बात करने का मौका ना दे के लक्ष्मी नारायण बोल उठा, अगर राजा जी मुनासिब समझें तो ये बात शाम के वक्त की जा सकती है। चकवीर कहने लगा, और हमारी थकावट वकावट की फिक्र आप लोग मत कीजिए, सब कुछ अपनी मर्जी से करते हैं। और आप लोग, कोडक का राजा कौन है, और इस बात का हमें अभी जवाब दीजिए, आप या हम। और ये बूंपा जी और मेरे मानने की बात नहीं, लक्ष्मी नारायण ने जवाब दिया, और ये देश के लोगों की मानने की बात है। इतना बताइए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी सभा में रखने से आपने भी मना किया था, चकवीर ने सवाल किया। लक्ष्मी नारायण ने कहा, और भूंपा जी ऐसी बातों को मेरे मन की बातें जानकर ही करते हैं, और लोगों को मुखालफ नहीं बनाना चाहिए, और यही सोचकर मैंने उसे कबूल किया था। बूंपा खामोश न रह सका, और चकवीर के कुछ कहने से पहले ही वो बोल उठा, कोडक का कोई बच्चा भी हमारे बराबर एक नीच जात शख्स को बैठे देखकर बर्दाश्त नहीं करेगा। आप ना माने, और आपके घर में भले ही ये बात ना मानी जाए, लेकिन राजमहल में तो मानी जाएगी, चकवीर ने कहा। और उस पर लक्ष्मी नारायण कुछ कहने वाला था कि बूंपा ने उसे रोक दिया और बोला, मैं बताता हूँ राजा जी, दरबार राजा जी का घर नहीं है, सेठों, साहूकारों और हेगड़ों, मनसबदारों और तिक्कों के मिलने की जगह है, और किसी शख्स को अपनी हैसियत के मुताबिक कहाँ बैठना चाहिए, और ये बात बुजुर्गों ने पहले से तय कर दी है, और ये सारे देश की बात है। अगर राजा जी से बदलना चाहते हैं तो पहले जनता को बताना चाहिए ये चाहिए क्या होता है। और चकवीर बरहम हो गया, और किसे कहाँ बैठना है, और ये बात क्या राजा आप लोगों से पूछेगा? बॉडीगार्ड और महल के नौकर और राजा के निजी मुलाजिम हैं, बूंपा ने कहा, और लंगड़ा आपका बॉडीगार्ड हो सकता है, उसका निजी वजीर होना मुमकिन नहीं। पर वो सारे देश का वजीर हो, ये बात हमें मंजूर नहीं, और राजा जी को जो पसंद हो वो कर सकते हैं। अगर लंगड़ा वजीर बना तो हम वजीर नहीं रहेंगे, और अगर हमें वजीर बनाए रखना है तो लंगड़ा हमारे साथ नहीं रहेगा। और राजा जी उसे चाहें तो अपने ख़ास कमरे में ले जा सकते हैं, और पूजा में भी साथ रख सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन दरबार में उसका हमारे साथ बैठना जनता को मंजूर नहीं होगा। और मामला हद से बढ़ चुका है, और इस बात को राजा, लक्ष्मी नारायण और बूंपा तीनों ही ने यकीनन महसूस कर लिया था। और लक्ष्मी नारायण बोला, बूंपा जी, और ये बात यहीं तक रहने दीजिए। और फिर वो चकवीर से मुखातब हुआ, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि इन सब बातों पर शाम को विचार किया जाए। अब फिर वही प्रार्थना करता हूं, और आगे बात ना बढ़ाएं, और राजा जी से मेरी यही विनती है। अच्छी बात है, चकवीर ने कहा, और आप लोग बड़े हैं, वजीर हैं, सब ठीक है, लेकिन हम पर हुकूमत करने का अधिकार नहीं, और शाम को बात करेंगे, आइएगा, जो हुक्म। और लक्ष्मी नारायण बोला और झुककर नमस्कार किया। बूंपा नागवारी के साथ हाथ जोड़कर जरा घूमा, और उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। अंदर से निकलकर जब ये दोनों भून के दरवाजे पर पहुंचे तो बसूदिया लपकता हुआ करीब पहुंचा और अकड़ कर कहने लगा, क्यों बूंपा जी, मुझे नीत जात कैसे कहा आपने? और बूंपा भी उतने अकड़ कर बोला, अबे लंगड़े, अपनी असलियत भूलकर सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, और कहीं सीढ़ियां ही ना खत्म हो जाएं, और ऊपर साया नहीं है, होशियार रहना। तो अगर नीच जात कहलाए जाने पर बुरा मान रहा है तो फिर अपनी माँ के बारे में क्या कहता है? और क्या वो गाने बजाने वाली नहीं थी? और फिर तू क्या हुआ? और बसूदिया ये सुनकर आपे से बाहर होने लगा, और मेरे बारे में जो कहा सो कहा, और मेरी माँ के बारे में भी कह दिया, और इससे बढ़कर आप और क्या कहेंगे? मगर ये ना समझिएगा कि मैं आपके घुमंड से डर जाऊंगा, और मेरे पैर लंग हो सकता है, अक्ल लंगड़ी नहीं। अबे जा गधे चुराने वाले, और मुझसे बात करता है, जा जाकर अपने गधे चुरा, और तू राजसभा में बैठने के काबिल नहीं। और बूंपा ने यह कहते महल की तरफ इशारा किया, आए भूपा जी, क्यों उसके मुंह लगते हैं? और लक्ष्मी नारायण ने भूपा को समझाया और बाजू पकड़कर आगे बढ़ा। राजा बून के खद्दाम, हकाम और वहां मौजूद देगर मुअज्जिजीन ने उन दोनों को नमस्कार किया, और वह सबसे नमस्कार का जवाब देते हुए बाहर निकल गए। ये माजी का एक मंदिर था, और इससे पहले मैं हाल का एक मंदिर भी देख चुकी थी, और मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ ली। और फिर शेयाम बाबू ने रियासत के जो मौजूदा हालात बताए थे वो भी मेरे जहन में थे। और भूंपा और लक्ष्मी नारायण की बात चकवीर ने नहीं मानी होगी, और उस वक्ती दबाव को चक वजीर बर्दाश्त कर गया होगा, और किसी मसलत के पेश नज़र दोनों वज़रान ने इस मसले पर खामोशी इख्तियार कर ली होगी। और देर तक मैं इसी रात इन्हीं सारी बातों पर गौर करती रही, और मेरी आंखों में मुख्तलिफ चेहरे घूमते रहे।
चंद्रमोहन, सयान, चकवीर, रानी गोरमा, बसूदिया और देवमा के चेहरे और फिर चकवीर की बहन देवमा का चेहरा मेरे चश्मे तसव्वुर पर मोहित हो गया और ये मजलूम चेहरा जैसे मुझसे फरियाद कर रहा था। मुझे ये सब कुछ क्यों दिखाया गया और मैंने अपने आप से सवाल किया, और उससे अजीम मुहिम्मन का मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब बहुत आसान था, सो मुझे मिल गया और मैं मुतमिन होकर सो गई। और खैर व शर की जंग में मुझे खैर का साथ देना था। दूसरे दिन शाम को मैं फिर शयाम बाबू से मिली और उस मुलाकात के दौरान भी आदल मौजूद था और मुलाकात होटल ही में हुई। आपने रियासत के नक्शे का जायजा ले लिया? शयाम बाबू ने मुझसे दराफत किया। जी हाँ, और रास्ते दुश्वार गुजार ज़रूर हैं, मगर इन्हें अबूर करना कोई बड़ा मसला नहीं। तो फिर मैं पैगाम भेजकर अतीटा को बंबई बुलवा लूँ, मगर किस लिए? ताकि वो आपको बेहफाजत कोडक तक ले जाए। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं, नक्शे की मदद से खुद भी वहां तक पहुंचा जा सकता है। और मेरी बात सुनकर शयाम बाबू के चेहरे पर हैरत नजर आने लगी और फिर वो कहने लगे, और उसकी एक और सूरत भी है, अगर आप की इजाज़त हो तो मैं साथ चलूं। और मैं ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अतीटा के साथ एक बार मिड़कीरी जा चुका हूं और फिर वहां से लौट कर भी आया हूं। रास्ते कुछ कुछ मेरे जहन में अब भी हैं, और इसके अलावा फर्जंदाने कावेरी से भी राब्ते में आसानी हो जाएगी। और आपका इरादा यहाँ से कब तक का रवानगी का है? और जितनी भी जल्दी मुमकिन हो, यहाँ अब मुझे कोई काम नहीं। अब साथ चलना चाहते हैं तो मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। और बाल कमंद और सुषमा तो मेरे साथ जाएंगे ही, और आप भी चल रहे हैं तो 4 अफराद हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं सारा बंदोबस्त कर लेता हूँ। पहाड़ में सफ़र करना है, इसके लिए बेहतरीन घोड़े, खैमे और दीगर ज़रूरी सामान दरकार होगा, और उसमें कल का दिन तो लग ही जाएगा। और बम्बई से निकलकर पहाड़ों तक पहुंचना आसान है, और उसके बाद बहरहाल हमें घोड़ों पर सफ़र करना पड़ेगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सफ़र कोई ज़्यादा तवील नहीं, और अगर हम कल रात बम्बई से निकल जाएं तो परसों रात सुबह होते होते रियासत के दारुल हुकूमत मिड़कीरी पहुंच सकते हैं। और अगर हम रास्ते में रुक कर कहीं आराम ना करें तो ऐसा भी मुमकिन है कि शयाम बाबू ने मोहतात लहजे में जवाब दिया। आप कहते हैं तो आराम भी कर लेंगे, मैंने मुस्कुराकर कहा, और फिर मैं आदल की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हें घुड़सवारी तो आती होगी? वो तो खैर आती है, अगर ना भी आती तो शयाम बाबू के साथ बैठ जाता। और आदल ने मजलूम से लहजे में कहा, हाँ, कंटर ज़ुबान बस काम चलाओ आती है, और कोई अगर तेज़ी से मेरे सामने ये ज़ुबान बोलने लगे तो शायद ना समझ सकूँ। और जनूबी हिंद में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत से कंकर पत्थर मटके में डालकर हिलाए जा रहे हों। और आदल की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और शयाम बाबू मुस्कुराने लगा। शयाम बाबू, बाल कमंद की तजवीज़ भी मुनासिब है, 2 घोड़े भी काफ़ी हैं, और उन्हीं पर ज़रूरी सामान बांध लेंगे। और बाल मकंद को अपने आप साथ बिठा लीजिएगा और सुषमा को मैं अपने घोड़े पर बिठा लूँगी, मैंने कुछ देर के बाद कहा। और अपने सूट केस वगैरह हम यहीं छोड़ जाएंगे, कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान साथ ले लेंगे, काफ़ी है। और आप कल शाम किसी आदमी को भेज दें जो हमारे सूट केस होटल से ले जाए, और ज़ाहिर है कि हम बम्बई से वापस आएंगे तो फिर सूट केस ले लेंगे। और मेरे लिए तो खैर वो सफ़र कोई मसला नहीं था, अलबत्ता आदल और कविता का ज़रूर ख्याल था। तो फिर मुझे इजाज़त, शयाम बाबू ने कहा, और मैं कल रात को 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाऊँगा। हाँ, आपसे एक बात और कहना थी, गवर्नर हाउस की निगरानी अब ख़त्म करा दें, और सयान अब वहाँ नहीं है, वो फरार हो चुका है। जी, मगर ये किस तरह मुमकिन है कि आज दोपहर तक की रिपोर्ट के मुताबिक उसे गवर्नर हाउस से निकलते देखा गया, और शब व रोज़ हमारे आदमी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपके आदमियों की रिपोर्टें भी गलत नहीं, और उसके बावजूद वह निकल गया। मुमकिन तो है। और शयाम बाबू ने कुछ सोचते हुए कहा, और उसे वहाँ से निकालने के लिए मेकअप का सहारा लिया गया होगा। लेकिन आपको ये इल्म कैसे हुआ? और मुझे तो ये भी इल्म है, शयाम बाबू के सयान के मेकअप में सीक्रेट सर्विस का सरबराह विलियम राइट था, और अब विलियम भी गवर्नर हाउस में नहीं, और ऐसी सूरत में गवर्नर हाउस की निगरानी बेसूद है। और मेरी मालूमात के ज़रिए से कतई नज़र मकामी तंजीम के सलारे आला तक एक पैगाम आज ही पहुँचा दें, और वह पैगाम ये है कि शयाम बाबू के 2-4 ही दिन के अंदर अंदर इस सूबे की हुकूमत किसी भी मुश्तबा शख्स पर हाथ डालने से गुरेज नहीं करेगी। और मुमकिन है कि इसमें मज़ीद दो दिन लग जाएं, और यानी 2-4 दिन की बजाय हफ्ता भर गुजर जाए। और इन हालात में आप लोगों को बहुत मोहतात और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है।
हुकूमत किसी भी वक्त कोई इंतहाई कदम उठा सकती है। और माफ़ कीजिएगा किरण जी, एक बात और पूछना थी, शयाम बाबू ने कदरे झिझकते हुए कहा। और पूछिए, मैं पुरसकून आवाज़ में बोली। और ये महज आपके क़यासात हैं या यकीन कहिए, और वजह मैं अर्ज किए देती हूँ। विलियम को सयान के मेकअप में गवर्नर हाउस से अगवा किया जा चुका है, और वहाँ से उसे गुज़श्ता रात मैंने ही अगवा किया था। और फिर इससे पहले कि मैं विलियम की ज़ुबान खुलवाने में कामयाब हो जाती, फरार होने की कोशिश में वो मारा गया और उसकी लाश को नाकाबिल शिनाख्त बनाकर ठिकाने लगवाया जा चुका है। बाल कमांडर ने भी उसकी लाश देखी थी। हाँ, और ये और बता दूं कि उसे मैंने सयान के धोखे में अगवा नहीं किया था, और मुझे अगवा से पहले ही हकीकत पता चल गई थी। रॉबर्ट हीम और विलियम राइट की अहमियत से वाकिफ ही होंगे, और मैं ये बात आपको कल ही बता देती, मगर कल शाम मेरी तमाम तर तवज्जो रियासत कोडक पर थी, और मैंने ये सब कुछ इस एतमाद के साथ कहा था कि आदल ने यकीनन मेरी इजाज़त ना के बगैर शयाम बाबू को कुछ नहीं बताया होगा। और यही हकीकत भी थी, और जिसका इजहार शयाम बाबू के चेहरे से भी हो रहा था। इस सिलसिले में आदिल से जो मेरी गुफ्तगू हुई, मुख्तसरन वो भी मैंने बता दी, और विलियम की गुमशुदगी का गुल खिला सकती है। शयाम बाबू ने मेरी बात से इख्तलाफ नहीं किया, अलबत्ता वो गवर्नर हाउस से विलियम के अगवा किए जाने वाली बात पर ज़रूर हैरत ज़दा था, और उसकी ये हैरत दूर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और मैंने तो उससे रानी का जिक्र भी नहीं किया था, और किसी आदमी को और किसी हद तक क्या बात बतानी चाहिए मैं अच्छी तरह जानती थी। शयाम बाबू मेरे साथ कोडक चल रहा था, और सब कुछ बताए बगैर भी उसे मेरे गैर मामूली होने का पता चल जाता। और अभी तो उसे जाने कितनी बार हैरतों से गुजरना था, और फिलहाल बात बराबर करने की गरज से मैंने दिल्ली के स्टेट गेस्ट हाउस से विलियम के अगवा का जिक्र छेड़ दिया था, और जिससे वो बेखबर नहीं था, और तंजीम अपनी तमाम शाखों को ताज़ा तर सूरत हाल से आगाह रखती थी। और जब दिल्ली शाख से मुझे सलार अकबर ने यह खबर दी, तो उस वक़्त भी मैं हैरान रह गया था। और शयाम बाबू बोला कि मैं सोच रहा था कि आपसे कभी पूछूंगा कि ऐसा किस तरह मुमकिन हुआ। सलार अकबर और बाल कमान जी भी मेरे साथ थे, और मैंने मुस्कुराकर बताया कि कभी बाल कमान से पूछ लीजिएगा, और अब तो ये आपके साथ ही होंगे और एक ही घोड़े पर। तो क्या यहाँ भी ये साथ थे? जी नहीं, ये बेचारे होश में नहीं थे, और मुझे इसलिए अकेले ही सब कुछ करना पड़ा, और इनकी वजह से अलबत्ता थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, और उन्हें बेहोशी की हालत में होटल पहुँचाना पड़ा। और ये कहते हुए मैं मुस्कुराकर किन अखियों से आदिल को भी देखती जा रही थी। आपके 3 कारकुनों को भी मजबूरन मुझे बेहोश करना पड़ा, जो इन्हीं हजरत की एमा पर ताकब में लग गए थे। और मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा कि उन गरीबों को नाहक ये जहमत हुई, और शहर से बाहर वो सुबह तक कार में बेहोश पड़े रहे होंगे। दरअसल वो लोग मेरा ताकब करते रहे तो मैं विलियम को अगवा ना कर पाती। और ये क्या कह रही हैं आप किरण जी, और मैं आपकी हैसियत और मर्तबे से वाकिफ़ हूँ। और गलती उन्हीं लोगों की थी कि जिस पर कल उनकी जवाब तलबी की जा चुकी है। किसी की हिफाजत इस तरह नहीं की जाती, और उनका कहना यह था कि बाल कमान के कहने पर यह गलती हुई। वो तो रोज़ अव्वल से यही फ़र्ज अंजाम दे रहे थे, और जब से आप इस शहर में आई हैं, शयाम बाबू बताने लगे, और आपने कभी उनकी मौजूदगी को आसपास महसूस नहीं किया होगा। आप होटल से निकल कहाँ गई, और कौन आपसे मिला, और ये सब रिपोर्ट्स मुझे मिलती रही हैं। मसलन आपके बम्बई आमद की खबर मिलते ही इस होटल की निगरानी शुरू करा दी गई थी। उन्हीं तीनों में से एक इसी काम पर मौजूद था, और हमारे आदमी हर ट्रेन को चेक कर रहे थे। दिल्ली से खबरें मिल चुकी थी कि आप बम्बई रवाना हो चुकी हैं। इतला ये थी कि आपके साथ बाल कमान जी भी होंगे, और ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ के कारकुन उन्हें पहचानते थे, और उससे आपकी शिनाख्त में आसानी हुई। और कुछ मुश्तबा अफराद को इस होटल तक आपके पीछे आते देखा गया, और फिर वो लोग चले गए। और उसके बाद एक मशहूर ज़माना जुराम पेशा औरत रानी ने भी उस फलूसी फ्लोर पर अपने लिए कमरा बुक कराया, तो हम मजीद चौकन्ना हो गए। दूसरे दिन सुबह रानी आपसे मिली, और दोपहर होने के करीब गई, और शाम को आप खुद उसकी कोठी पहुंच गई, और ये खैरियत होटल आ गई। तो गोया खतरा टल गया, और हम समझ गए कि रानी आपके लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकी। और ये ख्याल उस वक्त यकीन में बदल गया जब आपको रानी ही की फराहम करदा कार में गवर्नर हाउस के तरफ देखा गया, और बाल कमान जी ड्राइविंग कर रहे थे। बहरहाल मुख्तसर ये कि जब बाल कमान जी मुझसे मिले, तो उस पर उन्होंने आपके नाराज़गी का इजहार किया, और मैंने उसी वक्त इन तमाम कारकुनों को हटा दिया जो आपकी हिफाजत पर मामूर थे। मुझे मालूम नहीं था कि शयाम बाबू
को रानी से मेरी मुलाकात का पता चल गया होगा, तो मैंने मुक्तसरन में रानी से मारकर आई और कलकत्ते में उसका नाम बेवजह इस्तेमाल करने और फिर यहाँ बंबई आकर खुद रानी के हथियार डालने और उसे काम लेने को नहीं छुपाया और उसी के साथ काम लेने की वजह और नौइयत का जिक्र भी कर दिया और उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस पर शेयाम बाबू ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उसे काबिल इत्मीनान समझा और कुछ नहीं छुपाया। और दरमियान में से ये बात गोल कर गई थी कि विलियम को गवर्नर हाउस से किस तरह अगवा किया और ये भी कि विलियम को मैंने रानी के हवाले किया तो कविता मेरे साथ थी और आदल कार में बेहोश पड़ा था। फिर शेयाम बाबू ज्यादा देर नहीं रुका और चला गया और उसके जाते ही आदल मुझसे बोला, शेयाम बाबू सामने सुबकी कर दी मेरी, अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ गई होगी, बल्कि और तुम सनफे मुखालफ हो इसलिए कलेजे की जगह कलेजी में ठंडक पड़ी होगी। अब ज्यादा मुहावरेबाजी ना शुरू कर देना, मसलन कलेजा फट जाना, कलेजे का मुंह को आना वगैरह वगैरह, और तुम्हारे मुंह से दिल गुर्दे कलेजी वगैरह का बयान ज्यादा मुनासिब मालूम नहीं होता और हर पेशे में इज्जत है और इसी तरह किसी कसाई का होना और कोई ऐसी बात नहीं। और मुझे सिर्फ तुम पर यह एतराज है कि तुम्हें ऐसी बातें जेब नहीं देती। जो चाहे बना दो मुझे और खूब समझ रहा हूं तुम्हारा मतलब, तो फिर समझते रहो। और मैं चली, मगर कहाँ, घूमने फिरने, और अभी तो लबे साहल रौनक होगी। आदर मुझे भला कैसे अकेले जाने देता और मैंने उससे और कविता को भी साथ ले लिया और कफ दर मौजों को देर तक मैं साहल तक आकर दम तोड़ते हुए देखती रही और ये नज़ारा करीब से मुझे बहुत अच्छा लगा। और दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी खत्ते से उतरकर मैं वहां तक आ गई थी जहां ज़मीन का ये हिस्सा ख़त्म हो गया था। कोहस्तान हिमालय को भी मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी और अब मेरे सामने बहरा अरब फैला हुआ था और अब मैं उस वक्त साहल पर ही खड़ी थी। किरण अब चलोगी भी कि नहीं और यह इसी तरह मौजों को देखती रहोगी और इनका आवागोन खत्म होगा। आदल की आवाज़ सुनकर मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई और बोली, तुम्हें इसलिए साथ नहीं ला रही थी कि तुम होगे तो तुम्हारी जुबान में खुजली उठती रहेगी और सुषमा भी तो साथ है और किसी तरह खामोश खड़ी है। सुषमा ने भी शायद तुम्हारी तरह जिंदगी में पहली बार समुद्र के दर्शन किए और ये तुमसे कैसे कह सकती हो, और कलकत्ता भी तो साहली शहर है और वो भी मैंने देखा है। और मैं बोली और सुषमा सिर्फ मुस्कुराती रही। ये गुच्छा किसी और को देना करुण कुमारी, आदल ने हंस कर कहा, और कलकत्ते में समुद्र देखने का टिकट लगता है। और मैं भी हंस दी क्योंकि वो गलत नहीं कह रहा था। समुद्र कलकत्ता शहर से पूरे 80 मील दूर है और मैं वहाँ कभी गई तो नहीं थी, मगर मालूम था कि सियालदा रेलवे स्टेशन से डायमंड हार्बर के लिए ट्रेन मिलती थी और ये वो जगह है जहाँ से दरिया हगली और खलीजी बंगाल में कर गिरता है और कश्ती रानी और सैर सियाहत के शौकीन लोग वहाँ जाते रहते हैं और उससे मुतसिल मच्छरों की एक बस्ती है। और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि दरिया और समुंदर का ये संगम बहुत खूबसूरत लगता है और दरिया की एक जन्म अंग्रेज़ों ने एक पुख्ता इमारत ज़रा बुलंदी पर बनाई है और ये इमारत समुंदर के मुखालिफ रुख पर है। इस इमारत के बाहर बड़े से पुख्ता चबूतरे पर बड़ी सी एक तोप रखी हुई है और समुद्र में जब तगियानी आती है तो उसी तोप से गोले दागे जाते हैं कि सरकश मौजों का जोर टूट जाए और दरिया तगियानी से बचा रहे। और जब मैंने डायमंड हार्बर के बारे में पढ़ा था तो ये जगह देखने की ख्वाहिश दिल में जागी थी, मगर फिर मोहलत ही नहीं मिली। और ये सच था कि मैंने बंबई आकर पहली बार समुंदर देखा। कुछ देर और चहलकदमी कर लें और फिर चलते हैं। और मैंने अपनी साड़ी का उड़ता हुआ पल्लू संभालते हुए आदल से कहा और आगे कदम बढ़ा दिए। और यादों के जजीरों में ख्वाहिशों की रंग बिरंगी तितलियां एक बार फिर इधर उधर उड़ने लगीं और मुझे आहरस और नज़ार याद आने लगे। और क्या खबर वो मेरे बारे में क्या सोचते हों कि मैं हमवार मैदानों से कभी पलटूंगी भी या नहीं। और वादी सब्ज़ के महापुजारी का चेहरा मेरी आंखों में घूमने लगा और मैंने सोचा कि वो बूढ़ा अभी जिंदा होगा कि नहीं, और जिसने बचपन से जवानी तक मेरा साथ दिया था। और क्या मैं अपने बाबा सरदार हाशिम के उस वफादार को फिर कभी देख सकूंगी। हम तीनों टहलते हुए लोगों के हजूम से खासे दूर निकल आए और अब धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा और मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक रोशनी का तेज झमाका सा हुआ और उसी के साथ कविता की चीख सुनाई दी और वह नरम रेत पर गिर पड़ी। वो मुझसे ज़रा फासले पर चल रही थी और आदल हमारे पीछे था और मैं उसकी तरफ लपकी और उसी लम्हे तेज रोशनी गायब हो गई। मैंने चंद्रमोहर की आवाज़ सुनी और वह मुझी से मुखातब था, मागला अगर तू बीच में ना आ गई होती तो मैं इसे भी जला डालता, खैर फिर कभी सही, और तू आखिर कब तक
इस अनाज्ञारी को मुझसे बचाएगी और इसे सजा जरूर मिलेगी। और उसी के साथ चंद्रमोहन की आवाज मालूम हो गई। उस वक्त तक मैं कविता के करीब पहुंच चुकी थी और आदल भी दौड़कर वहां आ गया और कविता के बेहिस्सो हरकत जिस्म को मैंने उठाया। वो बेहोश थी और मैंने रेत पर बैठकर उसका सर अपने जानों पर रख लिया और मेरी नजर उसके चेहरे पर थी और जिसकी रंगत बदल गई थी। यूं लग रहा था जैसे वो चंद लम्हों को तेज और भड़कती हुई आग के करीब चली गई हो और चेहरा तमतमा रहा था। मैं उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी और आदल भागा हुआ गया और चुल्लू में पानी भर लाया और पानी के छींटे मुंह पर पड़े तो उसने आंखें खोल दी और फिर वह मुझसे लिपट गई। मुझे बचा लें महाराज कुमारी। और वह सिसकियां बढ़ते हुए कहने लगी। और इस आफ्ताब के सबब कविता सब कुछ बोल गई थी कि वह सुषमा है और मैं राजकुमारी मावला नहीं किरण कुमारी हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डरो मत, मैंने उसे दिलासा दिया। और ये गनीमत था कि वहां दूर तक कोई मौजूद नहीं था और रात भी हो चुकी थी, वरना सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और मेरे समझाने बुझाने के सबब कविता ने जल्द खुद पर काबू पा लिया और इस अरसे में आदल कुछ नहीं बोला था। और ये मामला ऐसा था भी नहीं कि जिसकी कोई तो जी मुमकिन होती और जो वाक़या मावरा अकल हो उस पर अहले दानिश हैरत ज़दा ही रह सकते हैं। और आदल भी उन्हीं में से था। जो कुछ अचानक हुआ था उसने भी यकीनन देखा होगा और तेज रोशनी का झमाका होना, कविता का चीखना और फिर गिरकर बेहोश हो जाना और आदल की समझ में आने वाली बातें नहीं थीं। प्यास, और मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, कविता मुझसे बोली और मैंने उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया और अंदर आग सी लगी हुई है। खुद को संभालो और होटल तक चलो, मैंने कहा, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने सरगोशी की, पहले अपने और मेरे गिरहिसार खींच लो ताकि हम उसकी नज़रों से उजल हो जाएं और वह दोबारा हम पर हमला ना कर सके। और मेरे नज़दीक ये बहुत ज़रूरी था और बाकी बातें बात की थी। मेरी हदायत पर कविता ने फौरन अमल किया और उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। बमुश्किल मैं उसे होटल तक लाई और आदल भी मेरे कमरे में साथ साथ आ गया और मेरे कहने पर उसने रूम सर्विस को फ़ोन करके ठंडा मिल्क शेक और बर्फ़ मंगवा ली। कविता को मैंने अपने बेड पर लिटा दिया और कविता की तबीयत कुछ ही देर में संभल गई और मैं इस अरसे में सोच चुकी थी कि क्या करना है। और कविता को मैंने तकिए के सहारे नींद दराज कर दिया और जिस्म पर चादर डाल दी। मैं और आदल बेड के करीब कुर्सियों पर बैठ गए। सुषमा, और मैंने कविता को उसके फर्जी नाम से मुखातब किया, अब तुम क्या महसूस कर रही हो और चलने फिरने के काबिल हो? हाँ किरण, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चल कर दिखाऊँ तुम्हें। कविता का ये जुमला मेरे लिए काफ़ी था कि वह पूरी तरह होश हवास में आ चुकी है और मैंने कहा, तो फिर उठकर बगैर सहारे के चलो। और मेरे कहने पर वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और मैं उसका जायज़ा ले रही थी। कुछ कमज़ोरी ज़रूर महसूस कर रही हो तुम, बहरहाल इस वक्त इतना भी काफ़ी है कि तुम ऐसा करो कि अपने कमरे में जाकर सामान समेटो और हमें यहाँ से चलना है। और कोई सवाल किए बगैर कविता चली गई तो आदल बोल उठा, कुछ मुझे भी तो बताओ, ये सब क्या चक्कर है और चलना कहाँ है? वही पुराना चक्कर है जो दिल्ली में भी चल चुका है। और कविता के एक दुश्मन को आज उस पर हमला करने का मौका मिल गया और मैंने मसलतन चंद्रमोहन का नाम नहीं लिया। फिर तो उसे कोडक तक साथ ले जाना भी खतरे से खाली नहीं। आदल की आवाज़ धीमी थी और मैं उसकी लाइल्मी पर मुस्कुराई और बोली, और ये बातें तुम्हारे समझने की नहीं हैं। तुम उसे अपना दर्द सर ना बनाओ और अपने कमरे में जाके तुम भी यहाँ से चलने की तैयारी करो और हम जितनी जल्दी ये होटल छोड़ दे अच्छा है। और रहा ये कि चलना कहाँ है तो अभी मुझे भी नहीं मालूम और सब कुछ मालूम होता है तुम्हें, बस उल्लू बनाती हो मुझे। और तुम्हारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है तभी तो बनाती हूँ ना। और ज़्यादा जी ना जलाओ अब, वरना और वही करोगे जो मैं कहूँगी। ज़ाहिर सी बात ही वो हंसा और फिर उठकर खड़ा हुआ और आदल के जाते ही मैंने ऑपरेटर से एक फ़ोन नंबर मिलवाया और चंद जुमलों के तबादले के बाद रिसीवर रख दिया। और फिर होटल छोड़ने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगी और चारों सूटकेस और होटल के रिपोर्टरों ने कार की डिग्गी में रख दिए और ड्रैगन सीट पर मैं बैठी थी और आदल आगे ही बैठा था और कविता पिछली नशस्त पर थी। होटल के हाथे से कार निकल आई तो आदल बोला, मैं किसी और अच्छे होटल का नाम बताऊं? कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और ये शहर अब मेरे लिए इतना अजनबी नहीं रहा कि तुम्हारी खिदमात हासिल करना पड़े। और बाई द वे, तुम एक बात भूल रही हो, कहो तो याद दिला दूं? हाँ याद है मुझे वो बात। श्याम बाबू को मतला करना था कि फ़ोन पर कि हम ये होटल छोड़ रहे हैं और यही बात याद दिलाना थी ना। गलती मेरी है और ना आज सुबह एहतियातन तुम्हें उनका नंबर बताता और न इस वक्त अपनी खिदमात को रोता। और कभी कभी आदमी खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। आदमी ही तो है और
सर कटे क्या देर लगती है, और अब्दुल पर फिक्रा लगाकर मैं जोर से हंस पड़ी। बड़े बुरे लगते हैं वो लोग जो खुद ही अपनी बात की हंसी उड़ाने लगे। और मैं जवाब में कुछ नहीं बोली और कार ड्राइवर करती रही। और मुझे मालूम था कि अभी कुछ ही देर के बाद वो चौंक कर पूछेगा कि ये किधर जा रही हो, और यही हुआ भी। तुम्हें नहीं मालूम कि ये रास्ता किधर जाता है? मालूम है, बांद्रा जाता है। फिर क्यों पूछ रहे हो? अव्वल तो इसलिए कि तस्दीक हो जाए, और दोम इसलिए कि पहले ही बता देती तो तुम्हारी सेहत पर क्या असर पड़ जाता। अव्वल और दोम के बाद सोम ये कि फिर क्या खाक मज़ा आता, और खंबा नोचते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। और इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि मैं तुम्हें उस बहाने खेसानी बिल्ली या बिल्ला कहना चाहती हूँ। और इन्हीं कुछ गपियों में सफ़र तय हो गया, और रानी से मैं फ़ोन पर पहले ही बात कर चुकी थी। और मैंने से फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा था कि मैं कल रात बम्बई से रवाना होने वाली हूँ, और कहो तो कल तक के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँ। और जवाब मेरी तवक्का के मुताबिक ही मिला। और रानी ने उस पर इंतहाई खुशी का इजहार किया था और कहा था कि अभी होटल छोड़ दो। और यही बात मैंने आदिल को भी बातों बातों में बता दी, और ये भी कि रानी से पहली मुलाकात में जो किरदार अदा कर चुका है उसे मलहूज रखना। होटल छोड़ देने का फौरी सबब चंद्र मोहन ही था, और उसने बड़े अपनी शैतानी कविताओं के जरिए कोडक में कयाम के बावजूद कविता और मेरा सुराग लगा लिया। और ये बात किसी भी बड़े खतरे का पेशखामा साबित हो सकती है। और चंद्र मोहन को यह बात मालूम होना कि मैं कहाँ हूँ, और हकीमों हुकूमत को भी चौकन्ना होने पर मजबूर कर देती। और अय्यार हुक्मरान बहुत जल्द इस नतीजे पर पहुँच जाते कि गवर्नर हाउस से विलियम की पुरअसरार गुमशुदगी में मेरा हाथ भी मुमकिन है। और इसके अलावा उन्हें यह समझने में देर ना लगती कि बम्बई में मेरी मौजूदगी का सबब सयान की तलाश के साथ साथ कुछ और भी हो सकता है। यानी हुकूमत ही के दो अहम बंदों का ताक़ब करती हुई मैं बम्बई पहुंची हूं, और यहां से जनूबी हिंद का रुख भी कर सकती हूं। ऐसी सूरत में हुकूमत बहर कीमत मुझे बम्बई से आगे ना बढ़ने देती, और चंद्र मोहन मैसूर में रॉबर्ट हिम से रब्ता करता, और फिर मैसूर से दिल्ली और दिल्ली से बम्बई तक फ़ोन खड़क उठते। और मेरे आइंदा इक़दामात के लिए दुश्मन का चौकन्ना हो जाना अच्छा नहीं था, लेकिन जो हो जाए उसे बदलना मुमकिन नहीं। हाँ, इतना मुमकिन है कि उसकी रोशनी में आइंदा के लिए लाहे अमल मुरतब किया जाए। और मैं इसी सबब फौरी तौर पर हरकत में आ गई थी। तंजीम की और मेरे दरमियान राब्ते का इल्म हुकूमत को भी था, सो वो पहले उसी के गिर्द घेरा तांग करती। और बम्बई शाह की सूरत पूरी तरह मेरे इल्म में नहीं थी। और यहाँ भी दिल्ली की तरह कोई गद्दार विजय बना बनाया खेल बिगाड़ देता तो मैं क्या कर लेती। और मैं यही सब कुछ सोचकर तंजीम से दूर ही दूर रही थी। और रानी से अगर मसला हालत ना हो जाती तो मैं कोई और रास्ता निकालती। रानी ने बड़े पुरतपाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया, और कोठी खासी बड़ी थी। हम तीनों को अलग अलग कमरे मिल गए, और रानी उसके ख़ास करिंदों के सिवा वहाँ और था भी कौन। और वहाँ पहुँचते ही टहलने के बहाने कविता को साथ लेकर मैं बाहर निकल गई, और उस कोठी को कविता ने हिसार में ले लिया। और मैंने उस मकान को भी नज़रअंदाज नहीं किया था कि आदिल को चंद्र मोहन मेरे साथ देख चुका है, सो उसे खबर भी ना हुई, और कविता ने उसके गिर्द भी हिसार खींच दिया। और अब मैं कम से कम चंद्र मोहन की तरफ से बड़ी हद तक मुतमिन हो चुकी थी। और दूसरे खतरे का सद्देबाब मैंने बांद्रा आके कर लिया, और सिर्फ दो और अहम काम बाकी थे, और जिनकी मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं थी। रात के खाने का वक्त हो चुका था, सो रानी हमें कोठी से डाइनिंग रूम में ले आई, और आदल और कविता मेज़ की दूसरी तरफ मुअद्दब बैठे खाना खा रहे थे। माफ़ करना किरण, और खाने के साथ मैं वाइन ज़रूर पीती हूँ, और ये मखसूस शराब सिर्फ उसी वक्त के लिए है। और रानी अपने सामने रखी हुई बोतल उठाकर गिलास में शराब उंडेलने लगी। और तुम शराब को हाथ नहीं लगाती इसलिए माजरत कर रही हूँ। और आखिर मुझे कहना पड़ा, कोई बात नहीं, तुम पियो। हालांकि शराब की बदबू मेरे लिए नागवार थी। एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हें आखिर बम्बई से जाने की इतनी जल्दी क्यों है? और रानी ने यह कहकर शराब का आधा गिलास खाली किया और फिर खाना खाने लगी। उसने शराब में पानी या सोडा नहीं मिलाया था, और उस वक्त तक मुझे इल्म नहीं था कि वाइन को आदि शराबी शराब नहीं और जो का पानी कहते हैं, क्योंकि ये जो ही से बनाई जाती है। और मुझसे रवा रवीज में रानी से जो सवाल किया था उसे सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा क्या इरादा है कि मुझे ज़्यादा दिन मेहमान रखना चाहती हो? तो मेहमान तो नहीं हो, ये तुम्हारी ही कोठी है, और जितने दिन चाहो रहो। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि कम से कम एक हफ्ता तो यहाँ रहती। चलो मान ली तुम्हारी बात, और इसी बहाने मुझे चंद रोज़ आराम करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, सैर सपाटा नहीं चलेगा, आराम का मतलब आराम ही है।
और रानी तो खैर खुश हो गई, मगर आदल ने कई बार खांस मिठार के मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा और मैं उसकी तरफ देखे बगैर इत्मीनान से खाना खाती रही। कोठी 2 मंजिला थी और रानी का कयाम ऊपरी मंजिल पर था और खाना खाने के बाद उसने मुझे अपनी वसी और अरीज कोठी दिखाई और आदल और कविता भी मेरे साथ थे और मैंने मसलतन कोठी की छत पर चढ़कर इर्द गिर्द का मंजर देखने को कहा और रानी वहां मुझे ले गई तो मैंने 4 मसला अफराद को मुस्तद्दो चौकन्ना देखा और उनके गलों में दूरबीनें लटकी हुई थीं। वो बहरहाल बम्बई की रानी थी और हर तरफ से उसका चौकन्ना रहना मेरे लिए तज्जब खेद नहीं था और मैंने एक मसला शख्स से दूरबीन लेकर अतराफ का जायजा लिया और फिर नीचे उतर आई। उसके बावजूद मैंने रानी को यह एहसास न होने दिया कि वहाँ किसी किस्म का खतरा महसूस कर रही हूँ या इर्द गिर्द का जायजा लेकर मुतमईन होना मकसूद है। और रानी से गप लड़ाते हुए मेरा जहन सोचने में मसरूफ था और लान को उस कोठी की अकबी सिमत में था और बातों बातों में रानी से मैंने ये भी मालूम कर लिया था कि वहाँ ना वो किसी से कारोबारी मुलाकात करती है और ना आसूदगी जिस्म व जान की खातर किसी को बुलवाती है और इन कामों के लिए उसके दूसरे ठिकाने थे। ग्राउंड फ्लोर पर भी कोठी की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त था। कोठी में उसके मसला मुहावजों की तादाद 1 दर्जन से ज़्यादा थी और बाहर की दुनिया से उसका राब्ता फ़ोन पर ही उन्हीं के अफराद के ज़रिए कायम था और कोठी में 2 फ़ोन थे, एक ऊपरी मंजिल पर और दूसरा नीचे और दोनों की लाइनें अलग अलग थीं। खुद रानी ही ने यह पेशकश की थी कि चाहूँ तो वह टेलीफोन सेट मैं अपने बेडरूम में रखवा लूँ। अगर तुम्हारे किसी आदमी ने उस फ़ोन नंबर पर तुमसे रब्ता कायम किया तो मैं हंसकर बोली, उसे एक तरह का वन वे समझो और तुम्हें मैंने जो नंबर दिया है वो भी ऊपर का ही था और ये नंबर मैं किसी आदमी के पास नहीं और कभी मैं नीचे होती हूँ तो इसे इस्तेमाल कर लेती हूँ और इसी सहूलत के लिए ये फ़ोन भी लगवाया था, वरना एक लाइन भी काफ़ी है। रानी ने जवाब दिया। फिर ठीक है। और फिर रानी के इशारे पर उसके एक मुलाजिम ने टेलीफोन सेट हाल के कमरे से उठाकर मेरे बेडरूम में पहुंचा दिया और रात के 10 बज रहे थे और रानी ऊपरी मंजिल पर चली गई और उसके मुलाजमीन पहले ही सर्वेंट क्वार्टर का रुख कर चुके थे और जो कोठी के बाएं जानब बने हुए थे और निचली मंजिल पर अब मसला मुहावजों के सिवा कोई नहीं था जो इमारत के बाहर थे। मेरा बेडरूम खासा बड़ा था और वहां बेड के अलावा दूसरा फर्नीचर भी था। आदल और कविता को मैं अपने साथ वहीं ले आई और फिर मुझे एहसास हुआ कि कविता की वहाँ मौजूदगी में आदल कुछ बेचैन सा नजर आ रहा है। तुम ऐसा करो सुषमा कि अपने कमरे में जाओ और तुम्हें यूं भी आराम की ज़रूरत है और अगर ज़रूरत हुई तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी या बुला लूँगी। और मैंने कुछ बात कविता को मुखातब किया और वह खामोशी से उठकर चली गई। जी बालकमान जी, अब फरमाइए। और मैं आदल की तरफ देखकर मुस्कुराई। फरमाना क्या ख्याक है और मुंह पर तो ताला डाल दिया है यहाँ लाकर और लाख खांसते रहो मगर कोई सुनता ही नहीं और अब तो ताला खुल गया है। बोलो, ये 1 हफ्ते यहाँ रहने की बात क्यों मान ली तुमने? इसलिए कि अब यहाँ से 1 हफ्ते बाद ही रवानगी होगी और उसमें पूछने की क्या बात है? बड़ी पलटू हो तुम। और पहले कुछ और प्रोग्राम बनाया था और अब एकदम नाट गई और वह बूढ़ा आदमी बेचारा क्या सोचेगा जिसे तुमने दिहाड़ी से लगा दिया है। अब तो मुझे ये शक हो रहा है कि उसे तुमने फ़ोन किया भी हो। आदल का इशारा शयाम बाबू की तरफ था। और तुम्हारा शक दुरुस्त है, मैंने सिर्फ रानी को फ़ोन किया था। बहरहाल यहाँ फ़ोन मौजूद है और बात कर लो बूढ़े से और कल 11 बजे उसे यहीं बुलवा लो। पता मालूम है उसे कोठी का, नहीं मालूम होगा तो अपने बंदों से पूछ लेगा जो मुझे यहाँ तक छोड़ने आ चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर इशारा कर देना कि कोट पैंट पहन कर आए और टाई सब्ज़ रंग की होनी चाहिए और जूतों का रंग भी बता दो, कहीं वो गरीब ग्रे सूट पर ब्राउन शूज़ ना पहन आए। और जूतों पर कोई पाबंदी नहीं, हर शख्स को तुम अपनी तरह बगलूल क्यों समझते हो। हाँ, रेड सिग्नल भी दे देना और बूढ़े को बहुत मोहतात और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वो तो खैर मैं भी सब कुछ कह देता हूँ, लेकिन अचानक ऐसी क्या आफत टूट पड़ी जो तुम यहाँ आकर किला बंद हो गई हो। आफत टूटने में कौन सी देर लगती है। और आज शाम लबे साहल जो वाक़या रूनुमा हुआ, क्या तुम्हारे वहम व गुमान में था? और इसी को कहते हैं कि कहीं कीट कहीं का रोड़ा और भाई बानमती ने कुंभा जोड़ा। आदल बोला, और इस वाक़े से हमारा आइंदा का प्रोग्राम का क्या ताल्लुक भी तुम्हारी समझ में आ जाएगा। पहले शयाम बाबू को फ़ोन कर लो। शाबाश, उठो और पिचकारे ना मारो, मैं अभी इतना बच्चा भी नहीं हूँ, उठना तो पड़ेगा। और आदल ने इशारती ज़बान में मेरा पैगाम फ़ोन पर शयान बाबू को दे दिया और मैं उठी और एक नंबर मिलाया और लाइन मसरूफ़ थी और मैंने रिसीवर रख दिया। अब तुम किसे फ़ोन कर रही हो? अभी सुन लेना। और बम्बई में शयान बाबू के अलावा और लोग भी तो रहते होंगे ना? मैंने हंसकर कहा। अच्छा, वह तुमने बता दिया, वरना मैं बेखबरी के आलम ही में
इस आलम रंगूबू से कूच कर जाता। फिलहाल कूच करने का मतलब सोचना भी मत, वरना कस्बा जलाली में तुम्हारी मंगेतर बेचारी कमर जहां 8-8 आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएगी और मुझसे ये मंजर कतई नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उसे दम दिलासा देने के लिए मुझे कम से कम एक बार तो जलाली जाना ही पड़ेगा। और लोगों को बदफाल मुंह से निकालते हुए जरा ख्याल नहीं आता। और मैंने मजीद कुछ कहे बगैर वही नंबर मिला दिया जो पहले मिला रही थी, और वो उसी कोठी की ऊपरी मंजिल पर मौजूद टेलीफोन का नंबर था। आदल जरा दूर तक कुर्सी पर बैठा था और मेरे बेड के सराहने छोटी सी खूबसूरत मेज पर टेलीफोन रखा था और उसी के साथ दूसरी जन्म से कुर्सी भी पड़ी थी और मैं उसी कुर्सी पर बैठी थी। इस मर्तबा लाइन मसरूफ नहीं मिली और नंबर मिल गया और दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने वाली रानी ही थी। हेलो कौन? और उसका लहजा सख्त था। यकीनन उसे यह तवक्का नहीं रही होगी कि फ़ोन मैंने किया होगा, और अभी आधा घंटे पहले तो वो मुझसे मिलकर ऊपर गई थी। किरण बोल रही हूँ, मैंने बताया। हाँ बोलो। और रानी के लहजे में नरमी आ गई। कोई खास बात? कल सुबह 11 बजे मेरा एक आदमी मुझसे मिलने आएगा और वह किसी भी रंग का सूट पहने हो, मगर टाई सबज रंग की होगी और ये उसकी शनाख्त है और वह मेरा ही आदमी है। उसके सिवा किसी और शख्स को फिलहाल मुझसे मिलने ना दिया जाए और तुम इस सिलसिले में अपने मुहावजों को ताकीद कर देना और छत पर भी तुम्हारे मुहाफिज मौजूद रहते हैं। 11 बजे उन्हें भी चौकन्ना रहना है और दूरबीन के जरिए वो अतराफ का जायजा ले लें कि मेरे इस आदमी के ताक़ब में कोई है तो नहीं, और यकीन दहानी के बाद उसे कोठी में मुझसे मिलने की इजाज़त दी जाए। और ये बसूरत देगर तुम्हारे मुहाफ़िज़ साफ इनकार कर दें कि यहाँ कोई किरण कुमारी नहीं रहती, और वैसे इस बात का इम्कान ना होने के बराबर है कि वो शख्स किसी को यहाँ तक अपने पीछे लाए, और मैं बतौर एहतियात ये बात कह रही हूँ। क्या कल सुबह नाश्ते पर मुलाकात का इम्कान नहीं जो तुम अभी से हदायत दे रही हो? और रानी खुश मजाजी से बोली। इम्कान है भी और नहीं भी, और मुमकिन है कि 11 बजे तक मैं सोती ही रहूं, और तुमने मुझे हफ्ते भर आराम के लिए तो दर रोका है ना, तो फिर आराम का मतलब आराम है। और जब जी चाहा नाश्ता कर लिया, और जब जी चाहा खाना खाया और ना खाया, और जब मूड हवा हो सो गए। आराम के मामले में वक़्त की पाबंदी नहीं की जाती। लेकिन तुम आराम कहाँ कर रही हो? सिर्फ आराम करना होता तो अपने बंदों को यहाँ क्यों बुलवाती? तुम्ही ने प्रोग्राम में तब्दीली कराई है और मुझे अपने पास रोक कर और नई सूरत हाल से अपने बंदों को आगाह तो करना पड़ेगा। और ताकि अभी मैं बम्बई में रुकूंगी, और पहले मेरा प्रोग्राम सिर्फ कल तक रुकने का था, और फ़ोन पर मैं तुम्हें बता चुकी थी कि मैंने बात बना दी। किरण, मेरी इन बातों का कहीं और मकसद ना समझ लेना। तुम यहाँ जो चाहो करो, जैसे मर्जी हो रहो, और जब भी जिसे मिलना हो मिलो, और यहाँ मौजूद तमाम मुलाजमीन और मुहावजों को मैं तकीद कर दूंगी कि वो तुम्हारे हर हुक्म की पाबंदी करें। इस तरह तुम्हें किसी भी मामले में मुझसे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। चलो फिर तो मसला हल हो गया, मैंने हंस कर कहा। अब तुम आराम करो। और मैंने ये कहते ही रिसीवर रख दिया और फिर उठकर आदल के सामने आ बैठी। खतरे की नोयत तो कम से कम बता दो ताकि मैं भी मोहतात हो जाऊं। आदल इस बार संजीदा था। कविता के दुश्मन हुकूमत से भी मिले हुए हैं, और ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं, और सयान भी इस जंजीर की एक कड़ी है। जो मैंने भी संजीदगी से जवाब दिया। हुकूमत या तो अब तक बम्बई में मेरी मौजूदगी से आगाह हो चुकी है, वरना कल सुबह तक उसे यह इल्म हो जाएगा। और अब समझे तुम मेरे यहाँ किला बंद होने का मकसद। और बेकौल तुम्हारे कविता के दुश्मन और हुकूमत के दरमियान कोई साजबाज है। तो जिस तरह उन्होंने आज कविता का सुराग लगा लिया, आइंदा भी ऐसा मुमकिन है। इसका तदरा किया जा चुका है। अब मजीद इस सिलसिले में कोई सवाल ना करना कि मैंने किस तरह तदरा किया, और मैं जवाब नहीं दूंगी। तुम्हें यह तो मालूम है कि हुकूमत रियासत कोडक पर हाथ साफ करने का मनसूबा बना चुकी है, और ये खबर भी है कि बम्बई में रॉबर्ट और विलियम मौजूद थे, और यहीं से रॉबर्ट मैसूर गया है। और ऐसी सूरत में यहाँ मेरी मौजूदगी हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है, और तुम बआसानी ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तुम्हारे क़यासात 100% दुरुस्त हैं, मगर इससे तो कोई और नहीं नतीजा बरामद हो रहा है कि तुम्हारा दुश्मन सयान हुकूमत की पनाह में है। सो वो हुकूमत का ही आलाकार हुआ, और उसके अलावा तुम्हारे जो दुश्मन शैतानी क़ुव्वतों के मालिक हैं, और तुम्हारे कहने के मुताबिक वो भी हुकूमत से मिल गए हैं, और उन्हीं लोगों ने तुम्हें एक बार दिल्ली में अगवा भी कर लिया था। और कविता तो तुम्हारी मदद करने की वजह से मातूब ठहरी, और उनका असल हदफ तो तुम हुई। और फिर आज उन्होंने सिर्फ कविता पर हमला क्यों किया और तुम्हें क्यों छोड़ दिया?
इसलिए कि किसी नामालूम वजह की बिना पर मेरे दुश्मन मुझे जिंदा रखना चाहते हैं और मुझे आज तक इस वजह का सुराग नहीं लगा सकी। और मैंने इतराफ़ किया और दिल्ली में जब मैं विलियम की ज़ुबान खुलवाना चाहती थी तो उस वक़्त तुम भी मौजूद थे और मैं यही तो जानना चाहती हूँ और यहाँ आकर विलियम को मैंने और किस लिए अगवा किया था। हुकूमत से मेरी ये जंग तो बहुत दिन से जारी है और तुम अगर गुज़श्ता हालात पर गौर करते तो ये सवाल ही तुम्हारी ज़ुबान पर ना आता। तुम्हें शायद ये सुनकर हैरत हो कि आज कविता इसी सबब जिंदा बच गई कि मैं चश्मे जून में लपक कर उस तक पहुंच गई थी। और इस वक्त तुम्हें ये सब कुछ बताने और याद लाने का मकसद एक और भी है कि तुम मेरे साथ कोडक चल रहे हो और वहाँ भी ऐसे हालात पेश आ सकते हैं जिन अक्ल की कसौटी कबूल ना करे और ज़िंदगी को परखने और बरतने का तुम्हारा अपना एक और जाविया है और उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं और ज़िंदगी कहीं भी ख़त्म नहीं है। हम हतमी तौर पर कह सकें बस यही ज़िंदगी है और किसी के कुछ मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अर्तकाई अमल है सो जारी है और हज़ार चेहरा ज़िंदगी को पूरा पूरा समझ लेना मेरे नज़दीक पैगंबरी सफ़ात के सिवा मुमकिन नहीं। सो अब हमेशा हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो चुका। हाँ, खैर व सदाकत की मुख्तलिफ़ अलामतें मुख्तलिफ़ सूरतों में मौजूद हैं और उन्हें तुम अल्लाह के नेक या बरगज़ीदा बंदे कह लो और रूहानी वजूद का नाम दे दो या कुछ और, मगर वो हैं और रहेंगे और मुसद्दक़ा तारीख से उसकी मुतअद्दिद मिसालें दी जा सकती हैं और ये मिसालें आइंदा भी दी जाती रहेंगी। और ये कहते हुए मैंने देखा कि आदल बड़े मैली खेत अंदाज में मुस्कुरा रहा है। मुझे खामोश देखकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम इतनी साहबे इल्म हो, बल्कि साहबा इल्म कहना चाहिए। तो ऐ साहबा इल्म, ये क्या जुल्म है कि चिराग तले अंधेरा। और इस वक्त मेरा दिल ये चाह रहा है कि फिल फौर तुम्हारा मरीद बन जाऊं, मगर शायद अभी तुमने लोगों को अपना मरीद बनाना शुरू नहीं किया। और अगर कभी ऐसा इरादा हो तो मुझे फ़कीर को ना भूल जाना और यकीन करो कि मैं सदक दिल से तुम्हारी मरीदी इख्तियार कर लूँगा। मरीद तो तुम अब भी हो, बस ज़रा चिकने घड़े हो। बहरहाल तुम मुझे जो कुछ कहना था सो कह दिया और बाकी तुम जानो, खुद भुगतोगे। और इतना कहने के बाद मैं खड़ी हो गई। मुझे अभी कविता से भी कुछ बातें करना थी और इन बातों का ताल्लुक कविता के खींचे हुए हिसार से था। आदिल अपने गुफ्तगू कमरे में सोने चला गया और मैं कविता के पास पहुंच गई। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था। कविता और मैंने बेड के करीब मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए उसे मुखातब किया। तुम जिसे घेरा डालना कहती हो, उर्दू में उसे हिसार खींचना कहा जाता है। तो मैं इसी सिलसिले में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। चंद्रमोहन की नज़रों से उज्जवल होने के लिए तुमने जो हिसार इस कोठी के गिर्द खींचा है, और क्या उसकी कोई वक्त मुद्दत मुकर्रर है? उस कोठी में रात के वक्त मुझे खतरा नहीं था कि छुप कर कोई हमारी बातें सुन सकता है और मैंने इसीलिए आदल से बेधड़क बातें की। और अब रानी की गैर मौजूदगी में कविता को सुषमा कहना भी जरूरी नहीं था। मेरे सवाल के जवाब में कविता बोली, नहीं, इस हिसार का कोई वक्त मुकर्रर नहीं और जब तक और जितने दिन भी हम इसके अंदर रहेंगे महफूज हैं। और बाहर निकलने की सूरत में हमें फिर हिसार खींचना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए मुद्दत ज़रूर है और हिसार के लिए श्लोक पढ़ते मुद्दत मुकर्रर की जाती है। और जिस तरह ठहरे हुए पानी और बहते पानी में फ़र्क है, बिल्कुल वैसे ही किसी खास जगह या इलाके के लिए हिसार खींचने और चलते फिरते आदमी के गिर्द घेरा डालने में फ़र्क है। अगर हम इस कोठी से बाहर निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा हिसार की मुद्दत 1 दिन और 1 रात होगी और ये मुद्दत कम हो सकती है और उससे ज़्यादा नहीं। फिर भी ज़रूरत हो तो मुद्दत गुजरने से पहले दोबारा श्लोक पढ़ना होंगे। और कविता ने वजाहत कर दी, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें आइंदा के लिए एक बात ध्यान में रखना पड़ेगी। और मेरा लहजा ताकीदी था। हम हफ्ते भर के बाद यहाँ से चल देंगे और जब तक हम सफ़र में रहें और किसी मंजिल तक ना पहुँच जाएं, तुम हिसार की मुद्दत ख़त्म होने से पहले दोबारा हिसार खींचती रहोगी। और ये भूल चूक मेरे लिए ख़तरा भी ना बने तुम्हारी ज़िंदगी को ज़रूर खतरे में डाल सकती है। हम 4 अफराद यहाँ से चलेंगे और चारों के गिर्द हिसार ज़रूरी है। कविता अच्छी तरह मेरी बात समझ गई और मैं उसके पास उठकर चली आई। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे अंदेशों की तस्दीक हो गई। मैं ख्वाब और बेदारी की मिली जुली हालत में बंद आंखों से रियासत कोडक का राजभवन देख रही थी। और उसी को राजमहल भी कहते हैं क्योंकि राज चकवीर और उसके अहले खाना यहीं रहते थे। ये कदीम महलनुमा इमारत वसीउ अरीज रकबे पर फैली हुई थी। उसके मुख्तलिफ हिस्से थे जो मुझे दिखाई जाते रहे और एक हिस्सा दरबार और दरबार से मुतल्लक हकाम के लिए मखसूस था
और यहाँ मुख्तलिफ दफातर भी थे, और दूसरा हिस्सा बाग और उससे मुल्हिक घर सार के लिए था, और तीसरा हिस्सा सिर्फ राजा चकवीर के मसरफ में था, जहाँ रानी गोरमा और राजकुमारी पटमा को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। उसी हिस्से में वो कैद खाना भी था, जिसके एक कमरे में चकवीर की सगी बहन देवमा को मैं देख चुकी थी, और यही राजा चकवीर ऐशो निशात की महफिलें सजाता, और कैद खाने से कुछ ही फासले पर यह सामान्य तरब में मैंने देखा। फिर मुझे एक उधेड़ उम्र औरत का चेहरा नजर आया, और उसके चेहरे पर बला की खबासत थी। उस औरत का नाम वोडो था, और सरगोशी में मुझे बताया गया कि वोडो मुझे एक हसीन और नाजुक अंदाम नौजवान लड़की पर जुल्म करती दिखाई दी, और चमड़े के एक हंटर से वो उस लड़की को मार रही थी, और लड़की की उम्र 15-16 साल से ज्यादा नहीं थी। भूल जा अब अपने माता पिता को, और तू अब मिडकीरी से कभी नालक नार नहीं जा सकेगी। और बूढ़ी वोडो चीख रही थी, और जिद छोड़ दे, और राजा जी के रहने नवास में तुझे जाना ही पड़ेगा, और राजा जी तुझे एक महान पुरुष को सौंपना चाहते हैं, और बड़े महाराज चंद्र मोहन तुझे नहाल कर देंगे। नहीं नहीं, और लड़की ने पिटते हुए जोर से बोली, और मेरी सगाई हो चुकी है। बुढ़िया फैश कलामी पर उतर आई, और लड़की रोने लगी। और उसके बाद वोडो ने दूसरा हरबा आजमाया, और उस मासूम लड़की को शीशे में उतारने के लिए चंद्र मोहन की तारीफें करने लगी। तू बड़ी भागवान है कि बड़े महाराज की सेवा में रहेगी, और सेवा ही से मेवा मिलता है। क्या तूने सुना नहीं कि सेवा करे सो मेवा खाए? वोडो और उस लड़की के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से मेरी समझ में सब कुछ आ गया, और लड़की को रियासत ही के एक शहर नालकनाट से अगवा कर लिया गया था, और कुछ अरसा पहले राजा ने वहां का दौरा किया था। लड़की बदकिस्मत थी कि उस पर चकवीर की नजर पड़ गई। उसने बसूदिया को इशारा कर दिया, और फिर उधर तो चकवीर वापस मिडकीरी पहुंचा, और उधर दूसरे ही रोज लड़की को उठवा लिया गया। चंद रोज तक अगवा के बाद उसे नालकनाडी के महल में रखा गया, और फिर बसूदिया के साथ मिडकीरी पहुंच गई। इस वाक़े को एक हफ्ता हुआ था, और चकवीर की तरह बसूदिया भी लाख अय्याश सही, मगर उसने लड़की को हाथ नहीं लगाया था, और चकवीर का मजाज आशिना बसूदिया इस मामले में डंडी मारने से डरता था, और मुझे सरगोशियां सुनाई देती रहीं। राजमहल के इसी तीसरे हिस्से में एक इमारत वोडो के तसरफ में थी, और उसमें तकरीबन 10-12 नौजवान लड़कियां मुझे दिखाई दी, जो इंतहाई खूबसूरत थीं, और वह सफाक बुढ़िया चकवीर के लिए यहाँ नई आने वाली लड़कियों को तरबियत देती, और जो ज़रा सरकश होती उनके कस बाल निकालने में किसी रियायत से काम ना लेती, और जो तरबियत पा जाती उन्हें उसी इमारत के दूसरे बड़े हिस्से में मुंतकिल कर दिया जाता, और वहां से उन्हें बारी बारी राजा चकवीर के रैन नवास में भेजा जाता, और फिर वो यहीं वापस आ जाती, और चकवीर की जब मर्जी होती तो उनमें से किसी को बुलवा लेता। और वह 10-12 लड़की अभी तक ज़ैर तरबियत थी, और जिनमें से एक पर मैंने जुल्म होते देखा था। ज़ैर तरबियत लड़कियों की तादाद कम ना हो, और ये बसूदिया की जिम्मेदारी थी। उन लड़कियों को में ज़्यादा तादाद अगवा की जाने वाली लड़कियों की होती, और अक्सर लड़कियां गैर शादीशुदा होती। लेकिन चकवीर किसी नौबहाता हसीन लड़की को भी पसंद कर लेता तो लंगड़िया बसूदिया उस पर जाल फेंक देता, और उसके लिए मुख्तलिफ हीलों बहानों से भी ग्रेज ना किया जाता। किसी भी बहाने उन्हें राजमहल में बुलवा के वहां रहने पर मजबूर कर दिया जाता, और ये सब कुछ मुझे सरगोशियों के जरिए बताया गया, और मैं देख भी रही थी और सुन भी रही थी। महल का चौथा हिस्सा वो था जहां रानी गोरमा अपनी बेटी राजकुमारी पिटमा के साथ रहती थी, और मुझे ये हिस्सा भी दिखाया गया। फिर अचानक मंजर बदल गया, और अब मेरे सामने बसूदिया और चकवीर के चेहरे थे, और वह दोनों इस वक्त महल के ऐसे हिस्से में थे जहां चकवीर महफिल ऐशो निशात सजाता था। अबे लंगड़े, तुझे तो मैंने बड़े महाराज को साथ लाने के लिए भेजा था, और फिर अकेला कैसे आया? और राजा चकवीर ने बसूदिया को डांटा। वो मेरे साथ आए ही नहीं राजा जी, बसूदिया ने जवाब दिया, और कहने लगे कि तू चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। और पहरेदारों को बता दिया तूने? ए राजा, इसका जवाब मैं देता हूँ। और चंद्र मोहन की आवाज़ गूंजी, और उसी के साथ वो ज़ाहिर हो गया, और हमें कहीं आने जाने से भला कौन रोक सकता है? राजा चकवीर घबरा कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, और घबराहट से उसके चेहरे से ज़ाहिर थी। और तुझे भी हम ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे, पर अभी उसका समय नहीं आया। और चंद्र मोहन ने राजा चकवीर को मुखातब किया, आप पधारिए तो बड़े महाराज। और चकवीर ने करीब ही पड़ी हुई एक चौकी की तरफ इशारा किया, और चौकी पर दबीज कालीन बिछा हुआ था, और दीवार के सहारे तकिया रखा था। चंद्र मोहन चौकी पर बैठ गया, और बसूदिया खड़ा ही रहा। चकवीर ने चंद्र मोहन की चौकी पर बैठते ही कहा,
बड़े महाराज, आखिर वो दिन कब आएगा जब आप मुझे शक्ति देंगे? और जब आप पहले मिडकीरी आए तो उस समय भी यही कहा था, और वह अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। जल्दी आएगा वो दिन। और चंद्रमोहन मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराया, और इसलिए कि तू खतरे में गिरने वाला है और बिना शक्ति के खतरे से बचना तेरे लिए मुश्किल होगा। कैसा खतरा? और चक्रवीर ने चौंक कर पूछा। वो भी बता दूंगा, पर तू बता कि मुझे क्यों अपने राजभवन में बुलवाया है, और अगर मेरी सेवा के लिए कोई कन्या दान करना थी तो उसे भिजवा दिया होता। चक्रवीर के चेहरे पर एक बार फिर हैरत नजर आई और बोला, बड़े महाराज, आप तो मन का भेद भी जानते हैं और मेरा यही इरादा था। तो फिर इस बुढ़िया वोडो से कहलवा दे कि कन्या को मारने पीटने की जरूरत नहीं, और उसकी टेढ़ी मैं निकाल दूंगा और मेरे पास आकर वो खुद सीधी हो जाएगी। और नालक नाड़ ही थे तो आई है, मुझसे कौन सा भेद छुपा है? और चंद्रमोहन के होंठों पर बेदस्तूर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं आपका उपहारी हूं बड़े महाराज कि मेरे कहने पर खुद यहाँ आए, और तेरे कहने पर तो मैं यहाँ नहीं आया ऐ राजा, और मुझे तो यहाँ आना ही था सो आ गया। और ना आता तो तेरे राजपाट को जो खतरा है तुझे कौन बताता, और मेरी सेवा करने के लिए दासियों की कमी नहीं। हाँ, तू मोहब्बत से दे रहा है तो कोई दासी तो तेरा दिल रखने को इनकार नहीं करूँगा। और चंद्रमोहन ने अय्यारी से कहा, और बसूदिया जा दौड़ के जा वोडो के पास और उसे जाकर ले आ। चक्रवीर बोला, अभी नहीं, और जाते समय साथ ले जाऊंगा, और तुझसे मुझे कुछ कहना भी तो है, और जिस कारण आया हूं सुन ले ए राजा। और तेरी प्रजा तेरे ही साथ है और वह गद्दारी नहीं करेगी, पर वो जो बदेसी हैं उनकी नीयत खराब है, और वह सारे भारतवर्ष पर कब्जा करना चाहते हैं। और तेरी रियासत अलग सही पर है तो भारत से मिली हुई, सो उनसे तुझे बनाकर रखना होगी। सो चौकस रह और अपनी सरहदों की हिफाजत कर, और इन विदेशियों से टक्कर लेना ठीक नहीं। और बस मुझे तुझसे यही कहना था। पर बड़े महाराज, ये तो बता दें कि खतरा किस तरफ है? बसूदिया पहली बार बोला। बंबई की तरफ से। और चंद्रमोहन ने जवाब दिया, और बोंपा को बुलवाकर जल्दी कर। चक्रवीर ने बसूदिया को हुक्म दिया, और कहलवा दे कि अभी और उसी समय हमसे आकर मिले। और बसूदिया चला गया तो चंद्रमोहन ने कहा कि अब मैं चलता हूँ, और उस कन्या को साथ लेते जाएं बड़े महाराज। बसूदिया आ जाए तो बसूदिया के आने में की क्या जरूरत है, मैं खुद बुलवा लेता हूँ। और चंद्रमोहन बोला, और फिर बुलंद आवाज से बोला, ए नालक नाड़ से आने वाली हाजिर हो जा। और जरा ही देर हुई थी कि मुझे वही नौजवान लड़की आती दिखाई दी, और जिसे वोडो के हाथों पिटते देखा था। वो अकेली ही थी, और यूं लग रहा था जैसे ख्वाब के आलम में चल रही हो, और उसके चेहरे पर हिज़्नो मलाल के आसार थे। और वह सीधी चलती हुई उसकी चौकी तक पहुंची जिस पर चंद्रमोहन बैठा था। रुक जा और बता कि तू किसके चरणों की धूल है। और चंद्रमोहन ने लड़की से कहा, और लड़की चौकी के नीचे बैठ गई, और चंद्रमोहन के पैर पकड़कर ख्वाब आलूसी आवाज में बोली, और बड़े महाराज मेरे देवता हैं और मैं उन्हीं के चरणों की धूल हूं। और क्या तू अपने माता पिता के पास जाना चाहती है? चंद्रमोहन ने सवाल किया। नहीं, और उसके पास जिससे तेरी सगाई हुई है और तुझे उससे प्रेम भी था। अब इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहा, लड़की ने जवाब दिया। तो फिर मेरे साथ चल। और चंद्रमोहन चौकी से उठा, लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। और चंद्रमोहन आगे बढ़ ही रहा था कि बसूदिया सामने से आया और एक तरफ हो गया। लड़की चंद्रमोहन के साथ चली गई तो चक्रवीर ने पूछा, क्या रहा? और बोंपा आ रहा है? जी राजा जी, और वो चल चके हैं, और हरकारे ने लौट कर यही बताया था। बसूदिया ने बताया, और फिर पूछने लगा, और मेरे पीछे बड़े महाराज ने किस तरह इस लड़की को राम कर लिया? तू भी निरा पागल ही रहा, और वो बड़े महाराज हैं, बड़े महाराज। और फिर चक्रवीर लड़की की अतात गुजारी का वाकया बयान कर दिया। राजा जी, बड़े महाराज हमसे खुश रहे तो हम राज करेंगे। और बसूदिया खुशी का इजहार करने लगा। अब राजपाट किसका है? बस जरा अब इन विदेशियों से दोस्ती गांठना पड़ेगी, और उनकी औरतें बड़ी गोरी और अच्छी होती हैं, बसूदिया ने कहा। और मैंने भी देखी है, मगर दूर से, करीब से देखना होगा राजा जी। और बसूदिया के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। देख लेंगे और करीब भी देख लेंगे, तू अभी से सुहाने सपने ना देख, चक्रवीर बोला। और उसी वक्त एक खादम ने भूपा के आने की खबर दी, और चक्रवीर ने उसे अंदर बुलवा लिया। और भूपा के चेहरे से नागवारी का इजहार हो रहा था, और शायद उसे सोते से जगाया गया। और रात की इस पहर तलबी पर यह नागवारी फितरी अमर था, लेकिन जल्द ही गालबन उसने खुद पर काबू पा लिया और कहा, हुक्म हो राजा जी, कैसे याद किया? और बोंपा जी, आप अचंभे में होंगे कि हम इस समय कैसे जाग रहे हैं, सो हम खुद ही बताई देते हैं, और जब सो रहे हों तो जागना ही पड़ता है। और चक्रवीर के लिए लहजे में तंज की झलक थी। राजा जी किसके सोने की बात कर रहे हैं, साफ साफ कहें। और भूपा की पेशानी पर बल पड़ गए। सीमाओं की रक्षा करना किसका काम है, हमारा कि आपका? क्या राजा जी इस वक्त यही याद लाने को बुलाया है?
सवाल हमने किया था, पर जवाब के लिए आप सवाल के जवाब में सवाल कर रहे हैं। ये मेरा ही काम है राजा जी, और मैं अपने फर्ज से कभी गाफिल नहीं रहता। और भूपा पुरएतमाद आवाज में बोला, फिर तो आपको मालूम होना चाहिए कि दूर देश से आने वाले अब कोडक पर भी नजरें जमाए बैठे हैं और सीमाओं पर खतरा बढ़ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं राजा जी, आपको किसी ने गलत खबर दी। और भूपा ने यह कहते हुए बसूदिया की तरफ देखा, और ये भी आपने खूब कहा कि हमें गलत खबर मिली। अरे हम तो ये भी बता सकते हैं कि खतरा किस तरफ से दबे पांव बढ़ता आ रहा है। अगर खबर पक्की है तो बता दीजिए, पर बंदोबस्त हो जाएगा और चिंता की कोई बात नहीं। और सोने वाले ऐसे नहीं सो जाते, कोई विश्वास होता है तभी सोते हैं राजा जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेज इधर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और ये मैसूर नहीं कोडक है, और यहाँ कोई मीर सादक नहीं। ठीक कहते हैं आप भोंपा जी, इतना विश्वास तो हमें भी है। और उसके बाद चकवीर ने खतरे की सिमत बता दी। आप बेफिक्र रहें, और कल फौजी इधर भेज दिए जाएंगे। और मेरा मतलब मजीद सेना से है, और सेना के साथ ही खोजी भी होंगे और खबर लाएं। और बदेसियों के सीना उससे और भी है और या नहीं। और ये कोई चाल भी हो सकती है कि हमारी सेना बम्बई की ओर कूच कर जाए। सो अगर खोजियों ने इधर अंग्रेज की सेना को ना देखा तो हम वहाँ से ज़्यादा दिन अपना सीना नहीं रखेंगे, और बात की बात बाद में करेंगे। और फिर चकवीर से इजाज़त लेकर भूपा वापस जाने लगा, और उसी के साथ मेरी आंखें जैसे खुद ब खुद खुल गईं। और चंद्रमोहन कोडक में क्या खेल खेल रहा है और ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और मुझे फौरी तौर पर कोडक पहुंचने से रोकने के लिए उसने वो चाल चली थी जिसका तोड़ मैं पहले ही सोच चुकी थी। मजीद एक हफ्ते बंबई में रुकने का फैसला गलत नहीं था, और हफ्ते भर के बाद हालात वो ना होते जो अब थे। और दूसरे दिन सुबह श्याम बाबू वक्त मुकर्रा पर आ गया और उसे चेक कर लिया गया था। उसके ताक़ब में कोई नहीं था, और चेहरे पर मेकअप ना होने के बावजूद सूट बूट में उसे पहचानना मुश्किल था। निचली मंजिल पर मैंने अपने बेडरूम में से मुलाकात की, और आदर भी हमारे दरमियान मौजूद था। श्याम बाबू, हम उससे कम से कम एक हफ्ते बाद यहाँ से कोडक के लिए रवाना होंगे। और मैंने बात शुरू की। क्या कोई खतरे की बात है किरण जी? और श्याम बाबू ने सवाल किया। और कल ही शाम तो आपसे तफसीली बात हुई थी, फिर अचानक प्रोग्राम कैसे बदल लिया आपने? प्रोग्राम में तब्दीली की वजह यह है कि हमारा दुश्मन चौकन्ना हो चुका है, और फौरी तौर पर होटल छोड़ देने की वजह भी यही है। और मैंने बताया कि दुश्मन को भी पता चल गया है कि मैं यहाँ बम्बई में हूँ और यहाँ से कोडक जाने वाली हूँ।